एक ऐसा क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के सामने झुका भी लेकिन दावा करता रहा कि ये थी उसकी रणनीति। एक ऐसा विचारक जिसने हिंदुत्व को एक राजनीतिक अस्त्र बना दिया, लेकिन उसकी यही सोच सालों बाद उसकी सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा विवाद बन गई। एक ऐसा शख्स जो महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा और सबूतों के अभाव में छूट गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास की ही नहीं, ये कहानी है उस आदमी की जो मरकर भी जिंदा है आज की राजनीति में। ये थे सावरकर, लेकिन असली सवाल ये है कि कौन थे सावरकर? राष्ट्रभक्त या गांधी की हत्या के जिम्मेदार? स्वतंत्रता संग्राम के नायक या फिर अंग्रेजों से दया की भीख मांगने वाले एक कायर? शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम शख्सियत। नासिक के पास भागुर नाम का एक छोटा सा गांव, तारीख 28 मई सन 1883। इस दिन इस देश की धरती पर जन्मा एक बालक, नाम रखा गया विनायक दामोदर सावरकर। एक ऐसा बालक जिसे इतिहास आज वीर सावरकर के नाम से जानता है, लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी शुरू होती है त्रासदी और संघर्ष से। मां राधाबाई की ममता का आंचल इस बालक से उस वक्त छिन गया जब वह सिर्फ 9 साल का था। हैजी की भयंकर बीमारी आई और मां चली गई, और जब दिल उस गम से उबर भी नहीं पाया था तब 1899 का प्लेग विनायक के सिर से पिता दामोदर पंत का साया भी छीन ले गया। घर उजड़ गया, लेकिन उम्मीद की लौ बुझी नहीं। तब परिवार की जिम्मेदारी संभाली बड़े भाई बाबा राव गणेश सावरकर ने। उस कठिन दौर में जब हालत हर रोज परीक्षा लेते थे, वहीं से विनायक ने सीख ली लड़ना है। साहसी और अनुशासित व्यक्तित्व विनायक के भीतर धधकते क्रांतिकारी को आकार देने लगा। यही था वो शुरुआती दौर जहां दर्द, मौत और जिम्मेदारियों ने एक साधारण बालक को असाधारण बना दिया था। सावरकर कोई आम छात्र नहीं थे। सावरकर जब पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे तब वे सिर्फ किताबों के पन्ने ही नहीं, आजादी के नक्शे में अपना नाम लिख रहे थे। यहां उनका जज्बा और भी तेज हुआ और वहीं से शुरू हुआ अभिनव भारत सोसाइटी का एक सफर, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसे उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर खड़ा किया था। उनके तेज विचार थे, आत्मा में आग भी थी, और उस आग को हवा दी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक जो खुद आजादी की सबसे बड़ी ज्वाला थे, उन्होंने इस युवा क्रांतिकारी में कुछ अलग ही चिनकारी देखी। सावरकर भी तिलक से गहराई से प्रभावित थे और तिलक भी इस छात्र को यूं ही नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सन 1906 में उन्हें लंदन भेजने की सिफारिश की। इनको स्कॉलरशिप दिलाई गई ताकि वो कानून की पढ़ाई के साथ साथ क्रांति की पढ़ाई भी कर सकें। साल था 1906। सावरकर लंदन पहुंचे। लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस की दहलीज पर कदम रखा, जहां श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोग पहले से आजादी की अलग जगा रहे थे। यहीं उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी से हाथ मिलाया, एक ऐसा मंच जहां भारत की आजादी सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध मिशन थी। और फिर यहीं शुरू हुआ क्रांतिकारी साहित्य का वो तूफान, जहां हर शब्द एक गोली बन चुका था और हर पंक्ति एक युद्ध घोष। सावरकर ने कलम उठाई और सन 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश गदर नहीं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित कर दिया। उनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सिर्फ इतिहास नहीं थी, वो ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाने की एक दस्तावेज थी। इस किताब में क्रांतिकारी तरीकों से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता की वकालत की बात कही गई थी। इस किताब से ब्रिटिश सरकार कांप गई। हालांकि किताब बैन कर दी गई, लेकिन शब्दों को कौन बांध पाया है? ये किताब छपकर हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी तक पहुंची और फिर गुप्त रास्तों से भारत के कोने कोने में पहुंच गई। जहां भी पहुंची जवानी की नसों में बारूद भर दी गई। सावरकर अब सिर्फ छात्र नहीं थे, वे ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। ऐसा माना जाता है कि सावरकर के आजादी दिलाने वाले आदर्श योद्धाओं में इटली के क्रांतिकारी योद्धा ग्युसेप्पे माज़िनी भी शामिल थे। सावरकर ने न सिर्फ माज़िनी से प्रेरणा ली थी, बल्कि मराठी में उनकी जीवनी का अनुवाद भी किया था, ताकि हिंदुस्तान का हर एक युवा ये समझ सके कि आजादी के लिए कैसे लड़ा जाता है। लेकिन सावरकर अकेले नहीं थे। उनकी क्रांति की चिंगारी दूसरों में भी आग लगा चुकी थी। उनमें से एक थे मदन लाल ढींगरा। कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी एक मोड़ लाती है जहां कुछ पल पूरा जीवन बदल जाता है। मदन लाल ढींगरा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ।
ये साल था सन 1907, जगह थी लंदन। लंदन की सड़कों पर मदन लाल ढींगरा यूं ही भटकते फिर रहे थे परदेश में अपने वजूद की तलाश में। तभी उनकी नजर पड़ी एक इमारत पर। यह इमारत थी इंडिया हाउस। अंदर एक सभा चल रही थी और मंच पर थे वीर सावरकर। सावरकर का लहजा आग से भरा हुआ था। उनकी आंखें गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की पुकार जैसी थीं। उस दिन मदन लाल ढींगरा ने जो सुना वो जिंदगी की नई दिशा बन गया। मदन लाल ने यही फैसला किया कि वे भी इंडिया हाउस में ही रहेंगे। अब उनका मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि भारत की आजादी होगा। वहीं ढींगरा को सिखाया गया कि कैसे हाथ कांपे बिना गोली चलाई जाती है, कैसे मौन रहकर मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। कुछ ही हफ्तों में वो सिर्फ एक छात्र नहीं थे बल्कि एक प्रशिक्षित क्रांतिकारी बन चुके थे। अब बारी थी ढींगरा के सिस्टम को हिला देने के कारनामे की। टारगेट था औपनिवेशिक गुप्त पुलिस के प्रमुख विलियम हट कर्जन वायली। वायली न केवल ढींगरा के पिता का दोस्त था बल्कि वह उन क्रांतिकारियों की भी तलाश कर रहा था जो सावरकर के गुप्त समाज अभिनव भारत के सदस्य बन गए थे। तारीख थी 1 जुलाई सन 1909 और जगह थी इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन, जहां एक सभा चल रही थी और वहां अचानक 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली को सरेआम गोली मार दी थी। दरअसल ढींगरा कर्जन वायली को भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के लिए दोषी मानते थे, इसलिए उन्होंने कर्जन वायली को मार दिया था। उनकी दृष्टि में यह अन्याय का प्रतिकार करना था। ढींगरा की उम्र उस समय 26 साल की भी नहीं हुई थी। उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें सजा सुनाई गई और 17 अगस्त सन 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस क्रांतिकारी घटना के पीछे भी सावरकर की ही छाया थी। उनका आरोप था कि ढींगरा को बंदूक सावरकर ने ही दी थी और उनके अंतिम भाषण के शब्द भी सावरकर ने ही लिखे थे। वहीं दूसरी तरफ विनायक सावरकर पर एक और बड़ा इल्जाम लगा और ब्रिटिश पुलिस इनको गिरफ्तार करने ही वाली थी कि ये भागकर पेरिस पहुंचे, भीखाजी कामा के घर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही शायद मंजूर था। 13 मार्च सन 1910 को सावरकर एक बार फिर से लौट आए थे ब्रिटिश धरती पर। हालांकि सावरकर को अब गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप थे हथियारों की तस्करी, देशद्रोह भाषण और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का इरादा। उनके पास बरामद हुए कुछ प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य और खुद की लिखी किताबें। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के पास इस बात के सबूत थे कि उन्होंने भारत में 20 ब्राउनिंग हैंडगन की तस्करी की थी। ब्रिटिश सरकार मानती थी कि इन्हीं में से एक थे लक्ष्मण कन्हेरे, जिन्होंने दिसंबर 1909 में नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या कर दी थी। यह मामला कहलाया था नासिक षड्यंत्र केस। अब सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस का भी आरोपी बना दिया गया। उनके खिलाफ केस ब्रिटेन में भी चल सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने सोची समझी साजिश के तहत उन्हें भारत में ट्रायल के लिए भेजने का एक फैसला किया। मकसद साफ था, भारत की जनता को डराना, यह दिखाना कि क्रांतिकारियों का अंजाम क्या होता है। उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट के साथ SS मौर्य नामक वाणिज्यिक पानी के जहाज में बैठाकर भारत भेजा गया। लेकिन जुलाई 1910 को जब जहाज फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पर एंकर हुआ, तब कुछ ऐसा हुआ जो पहले शायद कभी नहीं हुआ था। सावरकर ने जहाज बाथरूम के सीवर से अपने आप को निकाला और बिना कोई परवाह किए बीच समंदर में छलांग लगा दी। वो लहरों को चीरते हुए तट की तरफ तैरने लगे। पीछे से ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चलाईं, लेकिन सावरकर गोलियों को चकमा देकर तट तक पहुंच ही गए। वो नंगे पांव दौड़ने लगे, अपने सपनों, अपनी आजादी और अपनी जिंदगी के लिए। वो एक फ्रांसीसी पुलिस अफसर के पास पहुंचे और बोले, मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले चलो, मैं राजनीतिक शरण चाहता हूं। लेकिन सावरकर को फिर से जहाज में कैद करके बॉम्बे ले आया गया। नासिक षड्यंत्र केस में बॉम्बे की अदालत ने सावरकर को नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या का मास्टरमाइंड बताया। अदालत का फैसला हुआ दोहरी उम्र कैद, यानी 25-25 साल की 2 कैद, यानी कुल 50 साल, और वो भी किसी आम जगह पर नहीं। ये जेल थी अंडमान की सेल्यूलर जेल। सावरकर को मिली थी काले पानी की सजा। अंडमान भारत की धरती से दूर एक टापू और उस पर काला पानी की 698 कोठरियों वाली सेल्यूलर जेल। आशुतोष देशमुख वीर सावरकर की जीवनी में लिखते हैं कि अंडमान में सरकारी अफसर बग्घी चलाते थे और उन बग्घियों को खींचते थे भारत के राजनीतिक कैदी। सड़कें टूटी हुई, इलाका पहाड़ी। जब कैदी इन बग्घियों को खींच नहीं पाते थे तो उन्हें गालियां दी जाती थी, पीटा जाता था। और अगर जेलर को गुस्सा आ गया तो कैदी को दिनों तक सिर्फ पनियल सूप पिलाकर जिंदा रखा जाता था। लेकिन यातना यही नहीं खत्म होती। जेल में मलमूत्र करने का समय निर्धारित था।
अगर उस टाइम स्लॉट में आप नहीं कर पाए तो आपको अपने ही कमरे के कोने में शौच करना पड़ता था। कोठरियों से बदबू आती थी, मल, पेशाब और दर्द की सड़ी हुई गंध, और कई बार कैदियों को खड़े खड़े हथकड़ियों और बेड़ियां पहनने की सजा दी जाती थी। उल्टी करनी भी हो तो बैठने की इजाजत नहीं होती थी। यह कोई जेल नहीं थी, यह एक मानसिक शारीरिक पीड़ा देने वाला एक नरक था। इसी सेलुलर जेल की कोठरी नंबर 52 में वीर सावरकर को बंद किया गया था। 11 जुलाई सन 1911 को विनायक दामोदर सावरकर अंडमान की काली कोठरी में गए, लेकिन इस कुख्यात जेल रूपी नरक ने सावरकर को बदल दिया। जो सावरकर वहां पहुंचा था वो नहीं था, वो कोई और ही बन चुका था। सिर्फ 1.5 महीने के भीतर 29 अगस्त सन 1911 को सावरकर ने पहली बार क्षमादान याचिका ब्रिटिश सरकार को भेज दी थी। फिर 14 नवंबर 1913 को सावरकर ने एक और याचिका दी। उन्होंने याचिका में खुद को लिखा, मैं एक प्रोडिगल सन यानी एक भटका हुआ पुत्र हूं जो सरकार के पैरों में लौट आया हूं। उन्होंने लिखा कि अगर मुझे रिहा किया गया तो कई भारतीयों का ब्रिटिश शासन पर भरोसा फिर से लौट आएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उन्होंने लिखा कि मैं सरकार की सेवा करने को भी तैयार हूं। सावरकर यहां तक बदल चुके थे। बरिंद्र घोष ने लिखा कि वो हमें जेलर के खिलाफ भड़काते थे, पर जब साथ चलने को कहा गया तो वो पीछे हो जाते थे। फिर सन 1917 को आई तीसरी याचिका। अब सावरकर ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग की, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। 30 मार्च सन 1920 को सावरकर ने एक और माफीनामा भेजा। इस बार उन्होंने लिखा कि अब मैं ना तो उग्रवादी विचार रखता हूं, न ही अराजकतावादी हूं। मैं संविधान और सुधारों का समर्थन करता हूं और आगे भी करता ही रहूंगा। पर 12 जुलाई सन 1920 को यह याचिका भी खारिज कर दी गई। इस प्रकार 9 साल 10 महीने की उस कैद में सावरकर ने 6 बार माफीनामे लिखे। जी हां, 6 बार। आखिर में सावरकर ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश कानून को स्वीकारता हूं, अपने मुकदमे को सही मानता हूं और भविष्य में हिंसा छोड़ने की बात कही। उन्होंने अंग्रेजों से गुजारिश की कि मुझे भारत की किसी भी जेल में भेज दो, मैं किसी भी हैसियत में सरकार की सेवा करता रहूंगा। अब सेलुलर जेल की दीवारों में एक नई कहानी गूंज रही थी, बगावत की नहीं, आत्मसमर्पण की। और ये वही मोड़ था जब सावरकर की छवि एक ऐसे व्यक्ति की हो गई जो उसने अपने उसूलों से मुकर जाने की प्रस्तुत की थी। एक समय जो क्रांति का प्रतीक था वह वही सरकार के सामने झुककर दया की भीख मांग रहा था। लेकिन इतिहास आज भी यही सवाल करता है कि क्या यह सावरकर की रणनीति थी या फिर कमजोरी। बाद में खुद सावरकर और उनके अनुयायियों ने कहा कि यह कोई आत्मसमर्पण नहीं था, यह थी जेल से बाहर निकल आने की एक रणनीति। सावरकर ने खुद लिखा, अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझे भारत पत्र भेजने का अधिकार तक छीन लिया जाता। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि भगत सिंह के पास भी माफी मांगने का तो विकल्प था ही, लेकिन उन्होंने तो फांसी का पंदा चुना। सावरकर का मानना था कि भूमिगत रहकर जितना काम किया जा सकता है उतना फांसी पर चढ़कर नहीं। बहरहाल 10 साल की कैद के बाद 2 मई सन 1921 को सावरकर बंधुओं को अंडमान से भारत लाया गया। विनायक सावरकर को भेजा गया रत्नागिरी जेल और उनके भाई गणेश को बीजापुर जेल। यानी आजादी नहीं मिली थी, बस जगह बदल गई थी। अब अंडमान की कोठरी से लौटे एक बदले हुए सावरकर ने शुरू की हिंदुत्व की विचारधारा। उन्होंने किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सावरकर हिंदुत्व को राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह प्रस्तुत करते हैं। सावरकर की हिंदुत्व की विचारधारा के अनुसार जो इस देश की पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि तीनों को मानता हो वही असली हिंदू है और वही असली भारतीय है। इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई क्योंकि इसके अनुसार तो मुसलमान और ईसाई भारतीय ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि भारत है ही नहीं। या फिर यह कहा जाए कि अगर एक मुसलमान या ईसाई भारतीय बने रहना चाहता है तो उसे हिंदू बनना पड़ेगा। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सावरकर ने वायसराय लिलितगो के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है, जो है गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। एक और विवादास्पद चीज सावरकर से जुड़ी हुई थी। दरअसल अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे, 60 रुपए महीना। इतिहासकार सवाल करते हैं कि सावरकर अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए उनको यह विशेष पेंशन दी जाती थी। वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे।
फिर कुछ साल बाद 1929 में सावरकर से एक शख्स की मुलाकात हुई जिसने इतिहास में एक काला पन्ना लिखा। यह शख्स था नाथूराम गोडसे। बहरहाल 1937 में सावरकर को बिना शर्त रिहा किया गया था। 1 अगस्त 1937 को ये बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में शामिल हुए और बाद में हिंदू महासभा में 1937 में सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद ये अगले 7 सालों के लिए अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1937 को नागपुर में इन्होंने अलग पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट का विरोध किया था। दरअसल सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। 1947 में इन्होंने भारत विभाजन का भी विरोध किया था, लेकिन इनके जीवन में अभी सबसे बड़ा अपयश बाकी था। 30 जनवरी सन 1948 जब बापू की हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया था, तब एक और नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया, विनायक दामोदर सावरकर। हत्या के बाद नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार किया गया। गोडसे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा था। इसके अलावा पुणे से छपने वाली मराठी दैनिक अग्रणी हिंदू राष्ट्र का संपादक भी था। इस अखबार को चलाने वाली कंपनी द हिंदू नेशन पब्लिकेशंस में सावरकर का नाम बतौर निवेशक जुड़ा हुआ था। इसमें सावरकर की 15,000 रुपए की हिस्सेदारी थी और यह एक कड़ी थी जिसने उन्हें संदेह के घेरे में लाके खड़ा कर दिया था। 5 फरवरी सन 1948 को सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने उनके घर से दर्जनों कागजात जब्त किए, पर कहीं भी गांधी हत्या से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नतीजा यह रहा कि उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया। सबूतों की कमी थी, लेकिन शक गहरा था। 8 अभियुक्तों के साथ इन्हें भी घसीटा गया अदालत की चौखट तक, लेकिन नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी खुलेआम अपने आप पर ली। न योजना को नकारा, न गोली चलाने से मुकरा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकारी गवाह दिगंबर बड़गे ने एक बड़ा राज खोला था। इसने बताया था कि 17 जनवरी सन 1948 को, यानी हत्या के ठीक 13 दिन पहले, गोडसे और नारायण आप्टे बंबई में सावरकर से आखिरी मुलाकात करने पहुंचे थे। बाहर दिगंबर बड़गे इंतजार कर रहे थे। जब दोनों बाहर निकले तो आप्टे ने बड़गे से कहा, सावरकर ने हमें आशीर्वाद दिया है, यशस्वी हो यानी सफल हो और लौट कर आओ। बड़गे ने यह भी बताया कि सरकार ने कहा था गांधी के 100 साल पूरे हो गए हैं, अब उनका अंत निश्चित है। यह बयान अदालत में पेश किया गया था, लेकिन इसमें एक बड़ी कानूनी खामी थी। बड़गे की गवाही अकेली थी और कोई क्रॉस वेरीफाई करने वाला शख्स नहीं था। यही वजह थी कि अदालत ने इस गवाही को नहीं स्वीकारा और सबूतों के अभाव में सावरकर को दोषमुक्त कर दिया गया। धनंजय कीर अपनी किताब सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई, कुछ अभियुक्त सावरकर के पैर पर आकर गिर पड़े। उन्होंने मिलकर एक नारा लगाया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कभी ना होगा पाकिस्तान। इतिहासकार निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि गांधी की हत्या ने संघ परिवार को झकझोर दिया था। सावरकर तो जैसे राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए थे। आरएसएस तक ने उनसे दूरी बना ली थी। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सावरकर की जानकारी के बिना गांधी हत्याकांड हो सकता था। और यहीं से शुरू होता है एक क्रांतिकारी का अंतिम राजनीतिक वनवास। गांधी जी की हत्या ने सावरकर के आखिरी दिनों को अभिशप्त कर दिया। सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो एक साथ क्रांतिकारी भी हों, कवि भी हों, लेखक भी और विचारक भी। वीर सावरकर एक ऐसा नाम थे जिसने अंडमान की काल कोठरी में पत्थर की नोक से 6000 कविताएं दीवारों पर उकेरी थीं। एक ऐसा नाम जो स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी नायक रहा हो। एक ऐसा नाम जिसने इतिहास, राजनीति और दर्शन पर कई सारी किताबें लिखी। मगर जैसे ही सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ता है, सावरकर की सभी राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत सूखने लग जाती है। दोनों ही विचारधारा के लेवल पर धुर विरोधी हुआ करते थे। गांधी अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वधर्म संभाव के पक्षधर थे, जबकि सावरकर सशस्त्र क्रांति, हिंदुत्व और अखंड भारत के समर्थक थे। गांधी मुसलमानों से भाईचारा बढ़ाने के पक्ष में थे, वहीं सावरकर मुस्लिम लीग को देश विरोधी मानते थे। गांधी धार्मिक मूल्यों से प्रेरित थे, जबकि सावरकर तर्क और विज्ञान की दृष्टि से सोचते थे। गांधी रामराज्य की कल्पना चाहते थे और सावरकर राष्ट्र को वीरता और शक्ति से गढ़ना चाहते थे। गांधी को भारत की आत्मा अहिंसा में दिखती थी, सावरकर को राष्ट्र की शक्ति शस्त्र में।
यानी सीधे सीधे सपाट शब्दों में कहें तो अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गांधी की विचारधारा की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी, और अगर आपको गांधी को स्वीकारना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को पूरी तरह से नकारना होगा। यही वजह है कि 1966 में उनके निधन के बाद भी दशकों बीतने के बावजूद भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर बने हुए हैं। उनके लिए या तो लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं या फिर उंगलियां उठाते हैं। सावरकर के नाम पर आज भी बहस छिड़ जाती है। कोई उन्हें राष्ट्रभक्त कहता है तो कोई उनका माफीनामा दिखाकर कायर कहकर कटघरे में खड़ा करता है। सावरकर के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो वो आपके हीरो हैं या इतिहास के खलनायक। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।